सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम 7th यूनिट लेके आए हैं 12th की। इसमें जो 60 आंसर दे रखे पूरा चैप्टर के सभी प्रश्नों को हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ये एमपी बोर्ड की जो क्वेश्चन बुकलेट जारी की गई है उसमें सारे क्वेश्चन दिए गए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड के लिए और सीबीएसई दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम समझाएंगे, तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से तैयारी करें। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास में है, सबसे पहला क्वेश्चन, डी ब्रोगली कण का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों? तो डी ब्रोगली ने वेव इक्वेशन दी थी कि लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ये डी ब्रोगली की तरंग समीकरण कहलाती है, ध्यान रखना। लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या होता है? संवेग होता है, एक प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियता, और लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य होती है। और पी जो होता है संवेग का सूत्र होता है एम वी। तो लैम्ब्डा अपॉन पी का मान होता है एम वी। संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है। तो ये वाला जो सूत्र है, ये सूत्र हमने यहाँ लिख रखा है कि डी ब्रोगली तरंग के अनुसार लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है और पी की वैल्यू एम वी होती है। पी इक्वल टू एम वी, ध्यान रखना। पी क्या? संवेग, द्रव्यमान गुणित वेग। ये मोमेंटम का फार्मूला था, पी इक्वल टू एम वी। ये हमने एम वी लिख दिया। अब देखो, यदि हम व्यवहार की बात करते हैं तो जो मास होता है, द्रव्यमान मास होता है, वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। कोई सी वस्तु हो व्यवहार में यदि उसको देखते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है बहुत अधिक होता है। और अधिक होने के कारण से यदि इसमें अपन मान रखेंगे किसी वस्तु का, तो वो मान हमारे पास 10⁻³ के लगभग मीटर के लगभग आता है। ये मान बहुत कम होता है। अब ये तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? इस तरह से एक चक्कर में चली गई दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है ये लैम्ब्डा कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की है। तो ये जो मान होता है 10⁻10 मीटर के लगभग होता है, मतलब बहुत कम होता है। बहुत कम कितना? 10⁻30, यानी इतना कम कि वो अपने को दिखाई नहीं देती है। तो तरंग दैर्घ्य जो बनती तो सबके पीछे, लेकिन ये इस तरह से आपको दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि इसका जो मान होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है, दूरी होती है, वो बहुत कम होती है। इसलिए व्यवहार में अपने को तरंग दैर्घ्य दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि व्यवहार में जितनी वस्तु होती है उसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, और द्रव्यमान बहुत अधिक होगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो इसका मान ज्यादा होता है और इसका मान कम होता है। कम होगा तो स्वाभाविक अपने को दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार से तरंग बनती हुई दिखाई नहीं देती है। तो अपने मालूम होना चाहिए व्यवहार में तरंग क्यों नहीं दिखाई देती है। इसका कारण ये लिखना कि लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। क्योंकि व्यवहार में एम का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए लैम्ब्डा का मान बहुत कम होता है, इसलिए व्यवहार में तरंग दिखाई नहीं देती है। हम चलते तो हमारे पीछे भी तरंग बनती है, लेकिन दृष्टिगोचर यह दिखाई नहीं देती है। तो इसका कारण ये अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, तापायनिक उत्सर्जन क्या है? इसके लिए प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होना चाहिए? थर्मियोनिक इमिशंस है। थर्मियोनिक इमिशंस क्या होता है? थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन। अब तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है कि जब भी किसी धातु को या किसी पदार्थ को, मैटर को हम गर्म करते हैं और उस गर्म करने से उसकी सतह से यदि इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, तो वो घटना हमारे पास में तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। तापायनिक उत्सर्जन किसको कहेंगे? कि जब किसी धातु की सतह को या किसी पदार्थ को हम गर्म करते, हीट करते हैं, और हीट करने से यदि उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वो जो घटना होती है उस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसके लिए प्रयुक्त पदार्थ में कौन कौन से गुण होना चाहिए, क्या क्या उसमें अच्छे तापायनिक उत्सर्जन के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, अपने को मालूम होना चाहिए। तो पहला गुण ये होना चाहिए कि उसका जो वर्क फंक्शन होता है, जिसको हम कार्यफलन कहते हैं, वो कम होना चाहिए। धातु का कार्यफलन कम, कार्यफलन का मतलब ये होता है कि कम ऊर्जा देके हम उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, कार्यफलन। तो पहला गुण क्या होना चाहिए? इसका जो कार्यफलन कम होना चाहिए, कार्यफलन कम, वर्क फंक्शन लो। वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा हमारे पास में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है धातु का, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए।
गर्म करने पे धातु गलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं गल जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो दो चीजें होना चाहिए, कार्यफलन कम, वर्क फंक्शन इज लो एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, गलनांक उच्च होना चाहिए। तो तापायनिक उत्सर्जन किसको कहेंगे कि जब भी किसी धातु को हम गर्म करते हैं, गर्म करने पे यदि उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो इस घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, थर्मोनिक इमिशन कहेंगे। मान लो कोई मेटल है, उसको हमने हीट किया, हीट करने से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, तो ये जो फिनोमेना होती है इस घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और उसके लिए दो गुण होना चाहिए, पहला वर्क फंक्शन इज लो, कार्यफलन कम होना चाहिए, एंड सेकंड क्या है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक उच्च होना चाहिए। ये दो गुण होना चाहिए अच्छे तापायनिक उत्सर्जन के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी उचित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के विकिरणों को धातु की सतह पर डाला जाता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी प्रकाश के डालने से यदि इलेक्ट्रॉन निकलते उत्सर्जित होते इमिट होते हैं तो इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी डेफिनेट होना चाहिए, उससे कम आवृत्ति या कम फ्रीक्वेंसी डेफिनेट यदि हमने नहीं डाली है, कम एनर्जी दी है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, इमिट नहीं होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको कहेंगे कि जब भी किसी धातु की सतह पर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य या कह सकते हैं निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस प्रकाश के कारण से उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या करेंगे हम, एक मेटल लेंगे, उस मेटल सरफेस पे क्या करेंगे, लाइट इंसिडेंस करेंगे एक डेफिनेट वेवलेंथ का या डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का, तो उस मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इमिट होने लगते हैं। ये जो घटना होती है, इस घटना को या इस इफेक्ट को प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये हमने बता रखा है कि जैसे ये लाइट डाला इसके ऊपर तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी सतह से निकलने लगते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब भी किसी धातु की सतह पर हमने मान लो कि ये रेज डाली है, ये प्रकाश डाला है, उदाहरण के लिए ये प्रकाश डाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धातु की सतह से उत्सर्जित होंगे और इसके कारण से इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी धातु की सतह पर एक निश्चित यानी डेफिनेट वेवलेंथ का या डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंस किया जाता है, डाला जाता है, तो उसके प्रभाव से उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन या इमिट होने लगते हैं। इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको कहेंगे, जब भी किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का या निश्चित फ्रीक्वेंसी का हम लाइट डालते हैं, उस लाइट के कारण से इलेक्ट्रॉन यदि उत्सर्जित होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो इस घटना को, इस प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसके नियम हम देखेंगे कि नियम कौन कौन से होते हैं। इसके 4 नियम है, ध्यान रखना कि सबसे पहला नियम है कि धातु की सतह से यदि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना हो तो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने बताया, उसके लिए एक निश्चित आवृत्ति का आपतित होना चाहिए और तभी वो उत्सर्जित होगा। इससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डाला तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। तो पहला नियम क्या है कि यदि अपने को किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है तो न्यूनतम मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंस करना ही पड़ेगा, न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डालना ही पड़ेगा। यदि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा लेकिन वो उत्सर्जित नहीं होगा, कक्षा छोड़कर बाहर नहीं आता है। तो पहला नियम क्या है, यदि किसी धातु की सतह से यदि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना, इमिट करना है, तो उसके लिए मिनिमम न्यूनतम आवृत्ति का रेडिएशन या प्रकाश की आवश्यकता होगी और उससे कम आवृत्ति के प्रकाश के नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ यही है। सेकंड लॉ हमारे पास में है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की होती है। जो लाइट की इंसिडेंस लाइट होता है उसकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंस लाइन्स फ्रीक्वेंसी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। कौन, गति ऊर्जा। यानी कहने मतलब यदि आपतित की जो लाइट डाल है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इस इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसकी गति ऊर्जा भी ज्यादा होगी। पहला। दूसरा पॉइंट कि गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान रखना दोनों चीजें अलग है।
ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या ये लाइट की इंटेंसिटी पर निर्भर करती है, तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। इंसिडेंस लाइट्स जो उसके ऊपर ये लाइट इंसिडेंस हो रहा है, आपतित हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी कितनी, इसकी तीव्रता कितनी, इस पर डिपेंड करता है। यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। काइनेटिक एनर्जी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करेगी और जो संख्या होगी आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करती। दोनों चीजें ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो दो नियम ये हो गए। लास्ट नियम क्या है, धातु की सतह पर विकिरण आपतित होते ही उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये वाला जो है, ये जो इफेक्ट होता है इंस्टेंटेनियसली प्रोसेस होती है। जैसे आप लाइट डालोगे, प्रकाश डालोगे, लाइट इंसिडेंस करोगे, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, इंस्टेंटेनियसली प्रोसेस। तो जैसे हमने लाइट डाला इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल गया। यानी लाइट के डालने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चाता नहीं होती, टाइम लैग नहीं होता, आगे पीछे नहीं होती। ऐसा नहीं तो गर्म होगा थोड़ी देर बाद उत्सर्जित होगा, इमिट होगा, ऐसा नहीं। जैसे आपने इंसिडेंस लाइट किया इमीडिएटली, स्पॉन्टेनियसली या कह सकते हैं इंस्टेंटेनियसली, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो ये चार नियम अपने को मालूम होना चाहिए। पहला नियम क्या था कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को यदि उत्सर्जित करना हो तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंस करेंगे तो ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उससे कम आवृत्ति डाली, फ्रीक्वेंसी डाली तो इलेक्ट्रॉन मेटल से सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा या उत्सर्जित नहीं होगा। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी आवृत्ति अधिक होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तीसरा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी संख्या जो होगी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी संख्या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी, गति ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। और चौथा, हमने जैसे ही लाइट डाला, जैसे हमने प्रकाश को आपतित किया, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यानी प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चाता या टाइम लैग नहीं होगा। तो ये चारों नियम अपने को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, यह हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसको कहेंगे, जब किसी धातु की सतह पर या धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का जब बाहर निकलते इजेक्ट होते हैं तो वो प्रभाव इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। मान लो कोई मेटल है, उस मेटल की सरफेस से यदि कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वो जो घटना होती है, फिनोमिना होती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसको कहेंगे कि जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और बाहर निकलते हैं तो उस घटना को हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। ये चार प्रकार से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, मतलब चार विधि से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। और पहली विधि इसमें बता रखी है तापायनिक उत्सर्जन या किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि जब किसी धातु की सतह को हम गर्म करें, हीट करें। मान लो ये हमारे पास कोई मेटल थी, इस मेटल को हमने हीट किया, हीट करने से क्या होगा, गर्म करने से इसके सतह के अंदर जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होंगे, सतह को छोड़कर बाहर इमिट होते, उत्सर्जित होते हैं। तो उस घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो तापायनिक उत्सर्जन किसको कहेंगे कि जब किसी धातु की सतह को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से इजेक्ट हो जाते हैं, बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं या इमिशन हो जाता है, तो इस घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जब किसी धातु की सतह में प्रकाश डालेंगे, मान लो कि ये हमारे पास में धातु की सतह मेटल है, इस पर ये लाइट डाला तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें उत्सर्जित होंगे और इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके प्रभाव से उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस प्रभाव को हम या इस प्रकार के उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहेंगे। और थर्ड है द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी उत्सर्जन। इसमें क्या करते हैं कि मान लो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि हाई एनर्जी के कोई इलेक्ट्रॉन है, वो किसी धातु की सतह से टकराते हैं। मान लो कोई ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हाई एनर्जी के और ये मेटल है, इस मेटल से टकराते हैं तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है धातु के अंदर, मेटल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होने लगते हैं। तो इस घटना को सेकेंडरी इमिशन, द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। द्वितीयक उत्सर्जन में क्या होगा कि मेटल होगी, कोई भी धातु होगी, उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब
बाहर से कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन उस पर इंसिडेंस करेंगे, उच्च एनर्जी के इलेक्ट्रॉन उस पर यदि हम डालेंगे तो उस धातु की सतह के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को हम बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन या द्वितीय उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन। अब फील्ड इमिशन में क्या होता है कि मान लो कि मेटर है, उस मेटर के हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो यदि किसी धातु पर यदि हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, अप्लाई कर दिया, और उसके प्रभाव से यदि उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है तो इस प्रभाव को हम फील्ड या क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। तो 4 तरह के उत्सर्जन होंगे। पहला थर्मियोनिक इमिशन, मतलब यदि मेटल को हमने गर्म किया, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है, थर्मियोनिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यदि हमने लाइट डाला, लाइट इंसिडेंस किया और उसके कारण से इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं। सेकेंडरी इमिशन, द्वितीयक उत्सर्जन, यदि मान लो उच्च ऊर्जा के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है, वो किसी मेटल से इंसिडेंस होते हैं, टकराते हैं और उसके कारण से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते इमिट होते हैं तो उसको हम सेकेंडरी इमिशन बोलेंगे। और फील्ड इमिशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण से यदि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इमिट होता है तो उसको हम फील्ड इमिशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है देहली ऊर्जा और कार्यफलन। कार्यफलन या देहली आवृत्ति किसको कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन, दोनों की डेफिनेशन बताना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी ये क्या होती है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, देहली आवृत्ति, देहली मतलब जो घर के अंदर दरवाजे के देहली होती है ना, जिसको हम दरवाजे की जो देहली होती है उसी से रिलेटेड है कि यदि मान लो किसी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना है, ये बंधे हुए रहते हैं तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने को यहाँ लाना, सतह तक या बाहर निकालना। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, यानी उसको उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायर होती है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मिनिमम एनर्जी, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ तक लाना है, आखिरी ऑर्बिट तक, आखिरी सेल तक, तो वहां तक लाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, कार्यफलन कहलाएगी। और जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट हमने इंसिडेंस किया, आपतित किया, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होगी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन इजेक्ट टू मेटल सरफेस, यानी किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को, मिनिमम एनर्जी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा, या इसको कार्यफलन, वर्क फंक्शन भी कहते हैं। और किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को यदि इजेक्ट करना हो तो उस न्यूनतम आवृत्ति को, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति कहते हैं। इनके फार्मूले मालूम होना चाहिए कि वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट देहली फ्रीक्वेंसी कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये कार्यफलन का फार्मूला दोनों को मालूम होना चाहिए। इससे न्यू का मान होता है सी अपान, ये न्यू नॉट का मान होता है सी अपान लैम्डा जीरो। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि फार्मूले पर बेस हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो इस तरह से दोनों की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति, और कार्यफलन या देहली ऊर्जा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। दोनों की डेफिनेशन एक ही है, एक में न्यूनतम ऊर्जा लिखना और एक में न्यूनतम फ्रीक्वेंसी लिखना, आवृत्ति लिखना। तो दोनों मिनिमम होती है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ तक लाना है, उसके बाद तो इजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम देहली ऊर्जा कहेंगे या कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन। और यहाँ से लाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी लगेगी इस लाइट की, उसको हम क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति कहते हैं। द्रव्य तरंग क्या है और इसकी क्या क्या विशेषता होती है, इसको मेटल वेव बोलते हैं या डी ब्रोगली की तरंग भी बोलते हैं या प्रकाश की ज्योति प्रकृति भी कहते हैं। तो तीनों प्रश्न एक ही है, क्या द्रव्य तरंग, मेटल वेव्स, डी ब्रोगली वेव्स आर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की ज्योति प्रकृति। तो प्रकाश की ज्योति प्रकृति क्या होती है, मान लो कोई कण होता है और यदि वो गति करता है, गति अवस्था में होता है,
तो प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है। यदि कोई कण है, पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल यदि वो क्या करता है कि यदि मूविंग पार्टिकल है, हमारे पास कोई गतिमान कण है, तो उस गतिमान कण के साथ मूविंग पार्टिकल के साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट रहती है, संलग्न रहती है। इस वेव को हम द्रव्य तरंग या मैटर वेव के नाम से जानते हैं। तो द्रव्य तरंग किसको कहेंगे? प्रत्येक गतिशील कण के साथ, यदि कोई कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, कोई सा कण हो, प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है, यानी तरंग हमेशा जुड़ी रहती है। कण है तो उसके साथ तरंग भी जुड़ी रहेगी। इसको हम द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग या फिर प्रकाश की द्वितीय प्रकृति कहते हैं। तो सही आएगा होगा कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है, जुड़ी रहती है। इसको हम क्या कहते हैं? तरंग, द्रव्य तरंग कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या क्या होती है? कभी कभी पूछा जाता है कि ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात मतलब वैक्यूम, तो ये वैक्यूम में भी गमन कर सकती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। और ये एक तरह से कह सकते हैं सभी प्रकार की गतिशील कणों में पाई जाएगी। तो मान लो कभी इसकी विशेषता पूछते हैं कि क्या क्या विशेषता होती है, तो वास्तव में जो द्रव्य तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। दूसरा, वो यांत्रिक तरंग भी नहीं होती, मैकेनिकल वेव भी नहीं होती, क्योंकि उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये बिना माध्यम के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते, किसी माध्यम में भी चल सकती है। तो न तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और न यांत्रिक तरंग है। ये निर्वात में भी गमन कर सकती है और ये सभी प्रकार के गतिशील कणों में पाई जाएगी। और इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, तो वो दिखाई नहीं देती फिजिकली, तो इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। तो समझ में आएगा द्रव्य तरंग किसको कहेंगे कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है, उसको हम द्रव्य तरंग कहते हैं। और ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है, ये यांत्रिक तरंगें नहीं होती है। और ये जो होती है हमारे पास में सभी प्रकार के गतिशील कणों के साथ पाई जाएगी। अगला हमारे पास प्रकाश विद्युत शेल। प्रकाश विद्युत शेल किसे कहते हैं, इसके क्या क्या उपयोग है? तो प्रकाश विद्युत शेल जैसे नाम से स्पष्ट है कि यदि मान लो यदि हमने प्रकाश डाला तो प्रकाश के डालने से यदि विद्युत बन जाती है, विद्युत परिवर्तित हो जाती है, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम प्रकाश विद्युत शेल कहते हैं। प्रकाश विद्युत शेल किसको कहेंगे कि वह युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को, लाइट हम डालेंगे और उस लाइट से यदि एनर्जी, जो लाइट एनर्जी होती है उससे हमको यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे प्रकाश विद्युत शेल। तो प्रकाश विद्युत शेल किसको कहेंगे कि वह युक्ति जो प्रकाश को या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसको हम प्रकाश विद्युत शेल कहते हैं। और इसका सिद्धांत किस पर आधारित होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव जो हमने पढ़ रखा है कि यदि हम प्रकाश डालेंगे और प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो जाती है लाइट डालने से। तो ये प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो इसका जो सिद्धांत होता है पूरा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर होता है। तो ध्यान रखना, प्रकाश विद्युत शेल मतलब जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको हम प्रकाश विद्युत शेल कहते हैं। इसकी बनावट यहाँ दे रखी है। कैथोड एनोड होता है, जब कैथोड हम लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और उत्सर्जित होने के कारण से इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका जो उपयोग होता है वो सिनेमाघरों में किया जाता है, ध्वनि के पुनरुत्पादन में, और दूसरा टेलीविजन में भी किया जाता है, लाइट मीटिंग अपने पर फोटो सेल का उपयोग टेलीविजन में किया जाता है, सिनेमाघरों में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ में आपने देखा वो सड़कों पे जो लाइटें लगी होती है उस पर हम प्रकाश विद्युत शेल का उपयोग करते रहते हैं, जिसके कारण से वो दिन में लाइट ले लेती है और शाम को, रात को क्या करती है वो लाइट को उत्सर्जित करती रहती है। प्रकाश ऊर्जा दिन में ले लेती है और लाइट रात में क्या करती है वो विद्युत ऊर्जा अपने को प्राप्त होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी खोजकर्ता जे थॉम्सन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। आवेश इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है। बस दोनों में अंतर एक -1 प्लस होता है, ध्यान रखना, -1.6 × 10⁻�19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है, इसमें 1.673 × 10⁻27 kg और 1.75 × 10⁻27 kg होता है। और इसका संकेत -1 ही होता है। इसका प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन को 0 N1 से भी प्रदर्शित करते हैं।
तो ये इसके संकेत अपने को मालूम होना चाहिए, खोजकर्ताओं के नाम मालूम होना चाहिए, किस पर कितना आवेश होता है और किसका कितना द्रव्यमान होता है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा इक्वल टू h अपान p होता है। आप इसकी उत्पत्ति करेंगे लैम्ब्डा इक्वल टू h अपान p की, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हमने पढ़ रखा है कि यदि मान लो कोई फोटान होता है तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र इक्वल टू h होता है, फोटान की एनर्जी इक्वल टू h होता है। लेकिन इसके साथ में हमने यदि m द्रव्यमान का कोई कण है और तो आइंस्टीन के अनुसार उसकी जो ऊर्जा होती है वो E इक्वल टू एम सी का स्क्वायर होती है। ये आइंस्टीन का समीकरण है इक्वल टू एम सी स्क्वायर और ये हमारे पास क्वांटम सिद्धांत है प्लांक का। उन दोनों के फार्मूले होते हैं इक्वल टू एच न्यू और इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। फिर क्या करना है, इसकी वैल्यू ये यहाँ पुट कर देंगे, एच न्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देना समीकरण एक से, यानी लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड भी बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो एच न्यू इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। लेकिन एक फार्मूला होता है सी इक्वल टू न्यू लैम्ब्डा, ये फार्मूला याद रखना है सी इक्वल टू न्यू लैम्ब्डा। यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्ब्डा हो जाएगा। ये न्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे तो एच न्यू की जगह सी अपान लैम्ब्डा रख देंगे इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। अब अपने को संवेग लाना, मोमेंटम लाना, पी लाना, तो पी का फार्मूला हमारे पास पता है एम इंटू सी। इसको हम सी स्क्वायर को दो बार सी लिख देंगे तो ये हमारे पास में एम सी इंटू सी। एम और सी ये मोमेंटम कहलाता है, संवेग। पी का फार्मूला ध्यान रखना, पी इक्वल टू एम इंटू सी। इसकी जगह हम पी लिख देंगे एस सी अपॉन लैम्ब्डा इक्वल टू पी सी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपान पी। इसको इधर कर लेना, साइड चेंज कर लेना, इसको इधर जाना, इसको नीचे जाना, तो लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपान पी आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम आसानी सॉल्व क्या करना, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इक्वल टू एच न्यू, ऊर्जा का संरक्षण नियम, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकता है, आइंस्टीन का समीकरण, दोनों को इक्वल कर देना, ये भी है, दोनों लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड इक्वल, यहाँ से न्यू इक्वल टू सी लैम्ब्डा पुट कर देना, सी लैम्ब्डा, न्यू की जगह सी लैम्ब्डा रख देना, सी लैम्ब्डा, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एम सी स्क्वायर। अब एम और सी, एम इंटू सी लिख देना, एम इंटू सी, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, और एम इंटू सी पी होता है, ध्यान रखना एम इंटू सी पी होता है, तो इसकी जगह पी लिख देना, तो ये पी हो जाएगा एम सी, तो एक बार सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपान पी। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि लैम्ब्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 बटे वी एंगस्ट्रा, 2 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, एमपी बोर्ड है, अन्य बोर्ड में। यहाँ वोल्टेज दे देंगे आपको कि 150 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, तो वी का मान 150 रख देना, तो 150 से 150 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्ब्डा इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन आएगा, 1 एंगस्ट्रॉन। अब 150 की जगह हमारे पास कुछ भी वैल्यू आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, तो उसकी जगह वैल्यू पुट करके लैम्ब्डा का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला याद रखना, लैम्ब्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 बटे वी एंगस्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इसमें वी की वैल्यू दी जाएगी और लैम्ब्डा की वैल्यू अपने को ज्ञात करना होगी, फाइंड करना होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।